हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में अकाउंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले हैं यूपीएचई असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम या जीडीसी एग्जाम के लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। आपको बताना है कि दिए गए जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाता है। तो जर्नल प्रॉपर आपको पता है कि इसका इस्तेमाल हम स्पेशल या नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जर्नल प्रॉपर का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, जो कि स्पेशल और जो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस होते हैं इनको रिकॉर्ड करने के लिए हम करते हैं। स्पेशल और नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन जो कि किसी दूसरे सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड न किए गए हों। दूसरे सब्सिडरी बुक्स का क्या मतलब है, जैसे हमने कैश बुक देखा हुआ है, परचेज बुक देखा है, परचेज रिटर्न बुक देखा हुआ है, सेल्स बुक होता है, सेल्स रिटर्न बुक होता है। इसी तरीके से हमारे पास बिल्स पेबल बुक होता है, बिल्स रिसीवेबल बुक होता है। तो अगर कोई भी ऐसी एंट्री जो कि हम इस सब्सिडरी बुक जो भी अभी मैंने नाम लिया है उस सब्सिडरी बुक में अगर हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं तो वो किस में रिकॉर्ड की जाती है, जर्नल प्रॉपर में की जाती है। यानी कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि नॉन रूटीन हो या स्पेशल हो उसे हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। अब एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट लिखा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री आपको पता ही है। ओपनिंग एंट्री का क्या मतलब है, जैसे आप लिखते हो ना कि अकाउंटिंग ईयर में स्टार्टिंग में आप क्या लिखते हो, बैलेंस बीडी, तो ये इसे हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज जो है वो एट द एंड लिखा जाता है, जैसे बैलेंस सीडी। तो जो ओपनिंग एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्रीज होती है उनको हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये तो रिकॉर्ड होगा जर्नल प्रॉपर में। नेक्स्ट है ट्रांसफर एंट्रीज। ट्रांसफर एंट्री का क्या मतलब होता है, जब हम एक अमाउंट को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसे हम ट्रांसफर एंट्रीज कहते हैं। तो वहां पे हम ट्रांसफर एंट्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम प्रॉफिट को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो उसे हम ट्रांसफर एंट्री कहते हैं। और ट्रांसफर एंट्रीज भी हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट एंट्रीज, या इसको हम एडजस्टिंग एंट्रीज भी कहते हैं। देखिए, जब भी हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो हम एडजस्टमेंट करते हैं। एट द एंड जो ईयर एंड होता है उसमें हम कोई भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो उसे हम एडजस्टिंग एंट्रीज कहते हैं। जैसे आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन सभी का एडजस्टमेंट किया होगा। तो जो एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं ये भी जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड की जाती हैं। आखिरी है रेक्टिफाइंग एंट्रीज। रेक्टिफाइंग एंट्रीज क्या होती हैं, ऐसी एंट्रीज होती हैं जो कि एरर्स को करेक्ट करने के लिए की जाती हैं। तो ये भी जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड की जाती हैं। आपको सिंपली जर्नल प्रॉपर का मतलब पता होना चाहिए कि जर्नल प्रॉपर का इस्तेमाल हम स्पेशल या नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जो कि दूसरे किसी सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड न की गई हो। ठीक है। कंक्लूजन में आप ध्यान रखना कि कोई भी नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है या किसी भी तरीके का एडजस्टमेंट है, करेक्शन है या स्पेशल एंट्रीज है, ये जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड की जाएंगी। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सूट इज पेंडिंग अगेंस्ट द फर्म इन द कोर्ट। एक कोर्ट में केस चल रहा है फर्म के अगेंस्ट। क्वेश्चन में कह रहा है वेयर इज इट शोन इन द फाइनल अकाउंट्स। अब इसे फाइनल अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, या प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों में दिखाएंगे, या फुट नोट में दिखाएंगे। तो देखिए, अगर कोई केस चल रहा है तो ये एक तरीके का कंटीजेंट लायबिलिटी हो सकता है। कंटीजेंट लायबिलिटी का क्या मतलब है, ऑब्लिगेशन दैट मे अराइज इन फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन अनसर्टेन इवेंट्स। कि कोई ऑब्लिगेशन अराइज हो सकता है, अभी हुआ नहीं, तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी हुआ। और कंटीजेंट लायबिलिटीज को हम डिस्क्लोज कहाँ करते हैं, नोट्स में या फुट नोट्स में कर सकते हैं। मतलब जो फुट नोट होता है बैलेंस शीट के नीचे हम अलग से लिख सकते हैं ये चीज, इसकी इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं। और ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, इसको हम दिखाएंगे फुट नोट्स में। ठीक है, तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रिजर्व इज नॉट अ कैपिटल रिजर्व आउट ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व्स। आपके पास 4 रिजर्व दिया गया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा कैपिटल रिजर्व नहीं। तो सबसे पहले आपको कैपिटल रिजर्व पता होना चाहिए और साथ ही साथ आपको रेवेन्यू रिजर्व भी पता होना चाहिए। कैपिटल रिजर्व क्या होता है कि रिजर्व अराइजेस फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट। जब भी हम
रिजर्व बनाते हैं कैपिटल प्रॉफिट से तो उसे हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं। जैसे सेल ऑफ एसेट, हमने एसेट बेचा, उससे हमें पैसा मिला और उससे हमने कोई रिजर्व बनाया तो वो कैपिटल रिजर्व होगा। और ध्यान रखना कि कैपिटल रिजर्व जो होता है वो नॉन ऑपरेशनल या नॉन रूटीन ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। दूसरी तरफ होता है रेवेन्यू रिजर्व, जो कि अराइज होता है फ्रॉम रेगुलर बिजनेस प्रॉफिट। जैसे हमने सेल किया तो उससे हमें प्रॉफिट जनरेट हुआ, तो ये रेवेन्यू रिजर्व होगा और ये रूटीन ऑपरेशन के थ्रू ही किया जा सकता है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा रिजर्व कैपिटल रिजर्व नहीं है, तो सारे ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर। आपने शेयर या डिवेंचर इशू किया, उस पर आपको प्रीमियम मिला, यानी कि मान लेते हैं कि 10 रुपये का शेयर था और आपने उसको महंगा बेचा है 12 रुपये में, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है 2 रुपये का, यही आपका प्रीमियम है। तो ये प्रीमियम जो होगा वो कैपिटल रिजर्व होगा, तो ये तो सही है कि ये कैपिटल रिजर्व है। दूसरा है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। बिजनेस इनकॉर्पोरेट करने, जो कंपनी बनाना है उससे पहले ही आपको कोई प्रॉफिट हो गया, जैसे अमलगमेशन या मर्जर के केसेस में होता है। तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि बिजनेस जो है वो एग्जिस्टेंस में आने से पहले ही उसके पास प्रॉफिट है। तो ये रूटीन ऑपरेशन तो है नहीं, नॉन ऑपरेशनल नॉन रूटीन है, तो ये भी आपका होगा कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये देखिए कैपिटल रिजर्व ये नहीं होगा। पहले तो मैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपको बता दूं कि क्या होता है। देखो मान लो कि क्लोजिंग स्टॉक है, उसका वैल्यूएशन जो रियलिटी में है आज के टाइम पे वो 10,000 रुपये का, ठीक है, लेकिन आपने उसको 8,000 रुपये दिखा दिया, ठीक है, यानी कि एट अ वैल्यू लोअर देन इट्स एक्चुअल कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। 10,000 रुपये की उसकी मार्केट वैल्यू थी और आपने 8,000 रुपया दिखा दिया, यानी उससे भी कम पे दिखा दिया। जबकि जो क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड जो नियम है वो क्या कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV, दैट इज नेट रियलाइजेशन वैल्यू, विच एवर इज लोअर। यानी क्लोजिंग स्टॉक को हमको कॉस्ट या नेट रियलाइजेशन वैल्यू दोनों में से जो कम होगा उस पर दिखाना है, लेकिन आपने इंटेंशनली या गलती से आपने उससे भी कम पे रिकॉर्ड कर लिया, जैसे यहाँ पे हमने 8,000 पे रिकॉर्ड कर लिया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अंडर वैल्यूएशन। अब यहाँ पे ये जो लिखा है ना अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये कैपिटल रिजर्व तो है ही नहीं। पहली बात तो ये किसी तरीके का रिजर्व ही नहीं है, रियलिटी में ये एक एरर है इन वैल्यूएशन। इट इज एक्चुअली एन एरर इन वैल्यूएशन, तो ये कैपिटल रिजर्व तो बिल्कुल भी नहीं। आखिरी देख लेते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ओवर द ओरिजिनल कॉस्ट। आपने फिक्स एसेट को बेचा है, उससे आपको प्रॉफिट हुआ है, तो ये रूटीन ऑपरेशन तो है नहीं, तो ये नॉन ऑपरेशनल है, तो ये भी आपका कैपिटल रिजर्व के कैटेगरी में आएगा। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब बढ़ते हैं आगे। अ फिक्स एसेट कॉस्टिंग ₹2 लाख एंड हैविंग अ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ₹1,30,000 is sold for 2,20,000. The disposal of fixed assets has resulted in a। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि कंपनी है उसमें फिक्स एसेट जो है वो 2 लाख के हैं, उसका रिटन डाउन वैल्यू जो है वो 1,30,000 रुपये का है और उसको बेचा गया है 2,20,000 में। अब आपको बताना है कि जो एसेट बेचा गया है उससे होगा क्या। जैसे ऑप्शन में लिखा है कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है, फिर दूसरा है रेवेन्यू प्रॉफिट हो रहा है, तीसरा है रेवेन्यू प्रॉफिट भी हो रहा है, कैपिटल प्रॉफिट भी हो रहा है, तो आपको बताना है। तो देखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए जब भी हम फिक्स एसेट को बेचते हैं तो उससे जनरली प्रॉफिट ही होता है, हम घाटे में तो बेचेंगे नहीं। और ये प्रॉफिट जो होता है वो 2 तरीके का होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है और रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इस प्रॉफिट को कैसे हम डिवाइड करेंगे बिटवीन कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस क्या है, हमने बेचा कितने में, हमने बेचा है एसेट को 2,20,000 रुपये में, और इसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो कितनी है, वो है 1,30,000। घटा देंगे कितना होगा, 90,000। ये आपका टोटल प्रॉफिट आ गया। समझ में आया। अब शॉर्ट में मैं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं, तो अब हम कैपिटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एसेट कितनी की थी, 2 लाख की थी, बेचा कितने में है, 2,20,000 का, तो 2,20,000 की एसेट थी, मतलब हमने बेचा है, सॉरी 2,20,000 में हमने एसेट को बेचा है और उस एसेट की कॉस्ट कितनी थी, 2 लाख रुपए थी। तो हमें कैपिटल प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 20,000 रुपये का।
तो ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट आ गया। अब हम रेवेन्यू प्रॉफिट निकाल सकते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट कितना था? 90,000 माइनस करेंगे कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट कितना है? 20,000 अभी हमने निकाला है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 70,000। तो रेवेन्यू प्रॉफिट हमारे पास 70,000 आ गया और कैपिटल प्रॉफिट आ गया 20,000। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। रेवेन्यू प्रॉफिट हमें 70,000 का होगा और कैपिटल प्रॉफिट हमें 20,000 का होगा। एक बार वापस से इस क्वेश्चन को देखना, आपको बहुत आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनम इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग एंट्री फॉर अमाउंट विड्रू बाय हर इज। सोनम एक बिजनेस की ओनर है और उन्होंने कुछ पैसा निकाला हुआ है बिजनेस से। आपको जनरल एंट्री बताना है। तो देखिए, जब ओनर पैसा निकालता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। ड्राइंग क्या होता है? ओनर्स विड्रॉल मनी फॉर पर्सनल यूज। जो ओनर है पर्सनल यूज के लिए जब पैसा निकालता है तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो एंट्री क्या होगा? ड्राइंग्स अकाउंट डीआर मान लेते हैं कि 10,000 रुपये विड्रॉ किया है समझने के लिए, टू कैश अकाउंट 10,000। ठीक है, यही जनरल एंट्री आपकी होगी। तो देखिए, ड्राइंग को हम डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो ओनर है वो पैसा बिजनेस से लेके जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? बिजनेस का जो कैपिटल है वो कम हो रहा है यहाँ पे। और कैश को हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कैश जो है वो बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो हम डेबिट करेंगे ड्राइंग अकाउंट को और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब बढ़ते हैं आगे। X and Y are partners in a firm with capital of rupees 48,000 and 31,000 respectively। देखिए, दो पार्टनर है, यहाँ से करते हैं। X का जो कैपिटल है वो कितना है? 48,000 है। Y है, उसका कैपिटल कितना है? 31,000। They admitted Z as the partner with 1/4 share of profit। वो Z को एडमिट करते हैं 1/4 शेयर के लिए। Z bring 30,000 रुपीज 30,000 एज हिज कैपिटल। जेड जो है वो 30,000 रुपये कैपिटल लेके आता है। जेड शेयर्स ऑफ गुडविल विल बी। आपको बताना है कि जेड का जो गुडविल का शेयर होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है, ये ध्यान रखना। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालते हैं? मैं यहाँ पे पहली बार लिख दे रहा हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन शायद अभी तक नहीं आया था, इसलिए नोट करा दे रहा हूँ। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर्स। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना। टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं? न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल्स ऑफ हिज शेयर्स। देखिए, टोटल जो न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है वो 30,000 लेके आ रहा है, 30,000 कर देंगे। और रेसिप्रोकल का मतलब क्या? उल्टा। कितना शेयर है उसका? 1/4 है, तो क्या करेंगे? 4/1 कर देंगे। तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? 1,20,000 रुपये। अब हमें ये देखना है कि जो पहले का जो कैपिटल है, जो कंबाइंड कैपिटल है, वो कितना हो रहा है। तो देखिए, एक्स 48,000 लेके आ रहा है, वाई जो है 31,000 लेके आ रहा है, जेड जो है वो 30,000 लेके आ रहा है। तो 000, 8 1 9 और 6 4 10 यानी 1,09,000। टोटल कैपिटल कितना हो रहा है? 1,09,000। डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस जो होता है वो आपका हिडन गुडविल होता है, तो यहाँ पे कर लेते हैं हिडन गुडविल। टोटल कैपिटल होना कितना चाहिए था? 1,20,000, लेकिन कंबाइंड कैपिटल हो कितना रहा है? 1,09,000, यानी 11,000 रुपये जो है ये आपका हिडन गुडविल आ गया। और हिडन गुडविल किसका है? ये फर्म का है, ध्यान रखिएगा, ये फर्म का है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जेड का शेयर चाहिए हमें, जेड का शेयर ऑफ गुडविल, यही पूछ रहा है। तो टोटल गुडविल कितना है? 11,000 और जेड का शेयर कितना है? 1/4। तो कितना हो जाएगा? 4 दुनिया 7 0 आ जाएगा 2,750। ये आपका जेड का गुडविल आ जाएगा। समझ में आया आपको? एक बार वापस से देखना, बहुत ही आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श लिमिटेड फॉरफिटेड 40 शेयर्स ऑफ 10 each 7 called up on which Virat had paid rupees 5 per share. Of these 30 share were reissued to Tarun as fully paid up for rupees 6 per share. How much amount will be transferred to capital reserve account? देखिए क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि आदर्श लिमिटेड जो है वो 40 शेयर्स को फॉरफिट करते हैं। एक शेयर 10 रुपये का था जिसमें से 7 रुपये मांगे गए थे और विराट जो है 5 रुपया उसने पर शेयर दिया हुआ है, जिसमें से 30 शेयर्स जो है वो रीइशू किया गया था तरुण को, फुल्ली पेड है, 6 रुपये पर शेयर है, यानी 10 रुपये का शेयर को 6 रुपये में इशू किया गया, यानी 4 रुपये डिस्काउंट दिया गया। तो क्वेश्चन है फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट से, तो इसमें हमें बताना है कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना जाएगा। तो इसमें सारी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, हालांकि डिस्काउंट पे इशू का रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत पुराने क्वेश्चन है ये, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। तो डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, कैपिटल रिजर्व अकाउंट फॉर फीचर अमाउंट ऑन रीइश्यूड शेयर्स माइनस डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइशू। ये आपको याद होना चाहिए कि रिजर्व कैपिटल में कैसे जाएगा। फॉर फीचर अमाउंट ऑन रीइशूड शेयर माइनस डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइशू। एक चीज बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं स्टार बना दे रहा हूँ कि जितना भी रीइशू हुआ है, जितना भी रीइशूड हुआ है, सिर्फ उतना ही शेयर का अमाउंट जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में। कितना फॉरफिट किया गया उससे हमें यहाँ पे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 30 शेयर जो है रीइशू किया गया, तो साइड में कर लेते हैं, 30 शेयर रीइशू किया गया और 5 जो शेयर हैं वो पेड हुए हैं, तो यही फॉरफिट करेंगे हम। तो 5 हैं, कितना हो जाएगा 15 साइड में। फिर देखिए 30 शेयर रीइशू किए गए थे और डिस्काउंट कितना दिया गया है, 10 रुपए का पर शेयर है, लेकिन 6 रुपए में रीइशू किया गया है, यानी 4 रुपए डिस्काउंट दिया गया है। तो 4 हैं, कितना हो जाएगा 12, यानी 120। तो जो फॉर फीचर अमाउंट ऑन रीइशूड शेयर है वो कितना हो जाएगा 150, अभी हमने कैलकुलेट किया, माइनस डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइशू, ये रीइशू ध्यान रखिएगा, ये कितना है 120। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना ट्रांसफर हो जाएगा ₹30। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो फॉर फीचर और री इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट से रिलेटेड है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा, तो उसके लिए आपको सारे एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको रिजर्व कैपिटल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना है, फॉर फीचर अमाउंट ऑन री इशूड शेयर्स माइनस डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो हमारा री इशूड शेयर है वो कितना है। जैसे हमें यहाँ पे दिया गया है कि 30 जो शेयर्स हैं वो इशू किए गए हैं, तो कितना प्राप्त हुआ है, 5 रुपये प्राप्त हुआ है, वही तो हम जब्त करेंगे, जो प्राप्त है वो उसी को तो हमें अपने पास रखना होगा। तो 5 पर शेयर 30 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 150 आ जाएगा। 30 शेयर री इशू किए गए, 4 रुपये डिस्काउंट दिया गया यानी 10 रुपये का शेयर था और 6 रुपये पे इशू किया गया, 4 रुपये डिस्काउंट है, तो ये डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू जो है वो माइनस कर देंगे। तो 150 माइनस 120 इज इक्वल टू 30 रुपीज़। यही आपका ट्रांसफर किया जाएगा टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। व्हेन ऑल डिबेंचर्स आर रिडीम्ड इन विच अकाउंट द बैलेंस ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट इज ट्रांसफर्ड। यहाँ पे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए सबसे पहले डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। देखिए ये जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट है वो इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि जो डिबेंचर का रीपेमेंट किया जा सकता है, और ये जनरली क्रिएट किया जाता है फ्रॉम प्रॉफिट से हम एक डिबेंचर का रीपेमेंट करने के लिए एक रिजर्व क्रिएट कर देते हैं जिसे हम DRR कहते हैं। तो जब हम डिबेंचर का पेमेंट कर देते हैं जिसको रिडम्पशन कहते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं इस रिजर्व का। तो देखिए जब एक बार आपने डिबेंचर का फुल्ली रिडम्पशन कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो अब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, तो इसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं फ्री रिजर्व या जनरल रिजर्व में, इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 8th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी। आपको बताना है कि CAS जो होता है
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CAS, जिसको बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। वो किस तरीके का होना चाहिए? पहला ऑप्शन है सिंपल, तो ठीक है सिंपल होना चाहिए। सिंपल का मतलब क्या है? इजी टू यूज होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होना चाहिए, जैसे हम टैली ERP पे देखते हैं या टैली प्राइम देखते हैं या बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये सिंपल होते हैं। दूसरा लिखा है इंटीग्रेटेड, तो इंटीग्रेटेड भी होने चाहिए क्योंकि सारे मॉड्यूल्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होने चाहिए, जैसे सेल्स, परचेस, अकाउंट्स, ये सब कनेक्टेड होने चाहिए। ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, यानी क्लियर रिकॉर्ड्स होना चाहिए, इजी टू ट्रैक होना चाहिए। और एक्यूरेट, एक्यूरेसी तो ज़रूरी है, जाहिर सी बात है कि जो एरर है वो मिनिमम होना चाहिए, तो एक्यूरेसी बढ़ेगी। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी, तो स्केलेबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को हैंडल कर सके, ऐसा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी, तो सेम रिजल्ट बार बार कंसिस्टेंसी के साथ दे और जो रिजल्ट है वो डिपेंडेबल होना चाहिए, तो ये रिलायबिलिटी वहाँ से आ सकती है। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी सिंपल, इंटीग्रेटेड, ट्रांसपेरेंट, एक्यूरेट, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी। कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता और बाकी चीज़ भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th का A। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 5 पिलर्स और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आर। तो 5 पिलर्स क्या हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ DP PHS। तो D क्या है? D फॉर डेटा। डेटा का मतलब क्या है? जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो डेटा की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट है पीपल। पीपल का मतलब क्या है? जो अकाउंटेंट हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको हम पीपल के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब है रूल्स फॉर प्रोसेसिंग, किस तरीके से हम रूल्स फॉलो करेंगे वो प्रोसीजर पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हार्डवेयर, जिसमें PC या प्रिंटर ये सब आप इंक्लूड कर सकते हैं। और लास्ट है सॉफ्टवेयर, मतलब टैली ERP या टैली प्राइम या बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये 5 पिलर्स या कंपोनेंट्स हैं ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के। तो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा B। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच फॉर्मेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। आपके ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल और अकाउंट फॉर्मेट, या देखिए फॉर्मेट लिख लीजिएगा, फॉर्म सही नहीं लग रहा है मुझे। वर्टिकल और रिपोर्ट फॉर्मेट, कंपैरेटिव फॉर्मेट, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए हॉरिजॉन्टल या अकाउंट फॉर्मेट जो था ये पहले यूज़ किया जाता था अर्लियर, ठीक है। आप कह सकते हैं कि एज पर कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 के पहले जो कंपनीज एक्ट ने उसमें। नेक्स्ट है वर्टिकल और रिपोर्ट फॉर्मेट, ये आज के टाइम पे किया जाता है, इसको आप लिख सकते हैं नाउ। आज के टाइम पे हम वर्टिकल या रिपोर्ट फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एज पर कौन से शेड्यूल, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एज पर शेड्यूल 3, ये इंपॉर्टेंट है। तो पूछा है कौन सा फॉर्मेट पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है वर्टिकल या रिपोर्ट फॉर्मेट पे, तो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा B। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। आपके सामने कुछ मेथड दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग नहीं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग का मतलब क्या है। मेथड ऑफ कॉस्टिंग का मतलब है कि हाउ कॉस्ट इज कलेक्टेड। मेथड का मतलब क्या है? हाउ कॉस्ट इज कलेक्टेड। अब कॉस्ट इज कलेक्टेड का क्या मतलब है? सपोज कर लो कि आपको एक बाइक बनानी, तो बाइक में बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, टायर होगा, क्लच होगा, मिरर होगा, इंजन होगा, ब्रेक होगा, ब्रेक पैड होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो हम एक एक चीज़ों को ऐड करते हैं कि ये जो है वो 10,000 रुपये का है, ए जो पार्ट है, बी पार्ट जो है वो 8,000 का है, इंजन जो है वो 50,000 का है, टायर है वो 60,000 का है, या जो भी है। वैसे टायर 60,000 का तो नहीं होगा, आप इसको 6,000 मान लो। लेकिन इसी तरीके से आप ये देख रहे हो कि कॉस्ट को कैसे कलेक्ट किया जा रहा है, तभी तो आप एक टोटल एक कॉस्ट बना पाओगे कि एक बाइक को कितने में बेचना है। जैसे एक रॉयल एनफील्ड बाइक है, वो जनरली 2,50,000 में मान लेते हैं कि आ रही है। तो ये कॉस्ट कैसे कलेक्ट की जाती है, कैसे एक फाइनल प्राइस पे पहुंचा जाता है, इसी को हम बोलते हैं मेथड ऑफ कॉस्टिंग। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तो ये भी एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्या मतलब है? कंस्ट्रक्शन जब आप कराते हो तो उसमें सीमेंट, बालू या जो भी चीज़ें लग रही हैं उसमें,
उससे कॉस्ट को कलेक्ट किया जाता है, यानी उसकी कॉस्ट निकाली जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। नेक्स्ट है जॉब कॉस्टिंग। ये भी एक मेथड है आपका, मेथड ऑफ कॉस्टिंग ही है, क्योंकि स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड होता है। इसी तरीके से जो प्रोसेस कॉस्टिंग है ये भी आपका मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, जैसे कंटिन्यूस प्रोडक्शन में इंक्लूड किया जाता है, जैसे आप ऑयल, केमिकल्स, इस सब में हम प्रोसेस कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। आखिरी है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग नहीं है, बल्कि इसको हम बोलते हैं टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग का क्या मतलब है कि हाउ कॉस्ट इज एनालाइज्ड। एनालिसिस वाला पार्ट टेक्निक में आता है, यानी कि कॉस्ट को हम कैसे एनालाइज करते हैं, ये टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग में आती है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो मेथड ऑफ कॉस्टिंग नहीं है, बल्कि टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है। इसके अलावा भी एक और आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। ये भी आपका टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है, ये ध्यान रखना। तो पूछा है कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग नहीं है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है मेथड ऑफ कॉस्टिंग नहीं है, बल्कि टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है। तो 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो। आपको बताना है कौन सा इनमें से कैश इनफ्लो नहीं है। सारे ऑप्शन को डायरेक्टली इवेलुएट कर लेते हैं। फर्स्ट है इशू ऑफ डिवेंचर्स। देखिए जब भी आप डिवेंचर इशू करते हैं तो बिजनेस में कैश आता है, तो ये क्या होगा, इनफ्लो होगा। नेक्स्ट है डिक्रीज इन बिल्स पेबल। देखिए जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो लायबिलिटी एसेट इस तरीके से बनाते हैं, तो हम लायबिलिटी साइड में हम क्या लिखते हैं, बिल्स पेबल। तो ये बिल्स पेबल मान लेते हैं कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एसेट साइड में, बट आप समझ लो कि एक अमाउंट का बॉक्स है, ठीक है, इसको अमाउंट का बॉक्स समझो। मान लो कि बिल्स पेबल जो है वो 20,000 है। अब यहाँ पे कह रहा है डिक्रीज इन बिल्स पेबल। डिक्रीज कब होगा, जब हम पेमेंट करेंगे। हमने पेमेंट कर दिया तो ये घट के 10,000 हो गया। तो जब हम पेमेंट करेंगे तो कैश हमारे बिजनेस से जाएगा, तो ये इनफ्लो नहीं होगा बल्कि ये आउटफ्लो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेल ऑफ प्लांट। जब हम प्लांट बेच रहे हैं तो हमें पैसा मिलेगा, तो बिजनेस में पैसा का इनफ्लो हो रहा है। इसी तरीके से डिक्रीज इन डेटर्स हैं। डेटर्स क्या हमारे एसेट साइड में हम लिखते हैं। मान लेते हैं कि पहले जो डेटर्स था वो 1,00,000 रुपए का था, अब ये घट के 50,000 हो गया। यहाँ पे लिखा ना डिक्रीज, तो कब कम होगा, जब हमें पैसा मिलेगा तभी तो जो डेटर्स हैं। तो डिक्रीज इन डेटर्स का क्या मतलब है कि जो हमारे जिससे हमें पैसा मिलना था वो हमें पैसा दे रहे हैं, तभी डिक्रीज हो रहा है डेटर्स हमारे। तो कैश हमारे पास आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी एक तरीके का इनफ्लो है, कैश इनफ्लो। तो पूछा है इनमें से कौन सा कैश इनफ्लो नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। डिक्रीज इन बिल्स पेबल इज नॉट अ कैश इनफ्लो, रेदर इट इज अ आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो। तो 13th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट। आपको कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कौन बनाता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये एनपीओज जो होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं कि उन्होंने कितना पैसा खर्च किया है, पेमेंट किया है और कितना पैसा उनको प्राप्त हुआ है। और एनपीओज कौन कौन हो सकते हैं, जैसे कोई भी क्लब है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो ये एनपीओज कहे जाते हैं, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पैसे कमाने के लिए नहीं स्टैब्लिश की गई हैं। और जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है बेसिकली ये कैश ट्रांजैक्शन का एक समरी होता है। तो आगे सारे स्टेटमेंट्स को एक बार इवैल्यूएट कर लेते हैं। पहला है इट कंटेन्स कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू आइटम। देखिए सही बात है ये कि रिसीट एंड पेमेंट में हम कैपिटल एज वेल रेवेन्यू आइटम्स को, रेवेन्यू कैश रेदर होगा ये, यहाँ पे आप कैश कर लेना, इसको हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल रिसीट और जो रेवेन्यू रिसीट होता है उसमें कोई अंतर नहीं समझते हैं, पैसा तो पैसा होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो इसको हम इंक्लूड करते हैं, सही है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट है इट हैज़ नो ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस, तो ये गलत है। देखिए रिसीट एंड पेमेंट में भी ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस होता है,
नेक्स्ट है ऑल ट्रांजेक्शन कैश एंड क्रेडिट कैन बी पॉसिबल, नहीं, क्रेडिट पॉसिबल नहीं होता, सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन में किए जाते हैं, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है ऑन द डेबिट साइड पेमेंट आर रिकॉर्डेड एंड ऑन द क्रेडिट साइड रिसीट्स आर रिकॉर्डेड। अब आप देखो रिसीट एंड पेमेंट को ऐसे बना लो, ये क्या हो गया, डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया। अब देखो डेबिट साइड में क्या है, पेमेंट है, नहीं, डेबिट साइड में रिसीट है, क्रेडिट साइड में रिसीट है, नहीं, पेमेंट है, इसका उल्टा दे दिया है, तो आखिरी वाला भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट जो है रिसीट एंड पेमेंट से रिलेटेड सही है, तो 14th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम IFRS बोलते हैं, वॉज डेवलप्ड बाई, आपको बताना है कि जो IFRS है वो डेवलप्ड किसके द्वारा होता है। तो IFRS क्या होता है, IFRS जो है वो ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इशू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो IFRS वॉज डेवलप्ड बाई IASB, ये ध्यान रखना, IFRS आर डेवलप्ड बाई IASB, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है ये एक ऑफिशियल बॉडी है जो कि IFRS को ग्लोबली इशू करने का काम करता है। तो 15th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कई बार इसमें फंस सकते हो, इसलिए इसको याद रखना, याद रखने वाली ही चीज़ है, और तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज। आपको बताना है कि बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज में कौन सा दिया गया जो ऑप्शंस हैं वो एक कंडीशन नहीं। बाय बैक ऑफ शेयर्स जो है इसके लिए सेक्शन याद रख लेना, ये भी पूछा जा सकता है, सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 68 बाय बैक ऑफ शेयर्स के बारे में बात करता है। बाय बैक ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है कि एक कंपनी जो है खुद के शेयर को रीपर्चेस कर सकता है फ्रॉम शेयर होल्डर्स, इसे हम बाय बैक ऑफ शेयर्स कहते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं बाय बैक करने के लिए, सारे ऑप्शंस को एक बार इवेलुएट कर लेते हैं। पहला दिया है बाय बैक मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो ये बिल्कुल सही कंडीशन है कि बाय बैक करने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हमें ऑथराइज किया हो, परमिशन दिया हो। नेक्स्ट है बाय बैक मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, ये भी बिल्कुल सही है कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन हमें पास करना पड़ेगा तभी जाके हम बाय बैक कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय बैक शुड बी कंप्लीटेड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, ये इनकरेक्ट है कि 6 महीने के अंदर हमें बाय बैक शेयर जो है वो कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं, हमें कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लिमिट है वो दिया गया 1 ईयर, न कि 6 महीना। नेक्स्ट है फुल्ली पेड सिक्योरिटीज कैन बी ब्रॉड बैक, तो सही बात है, अगर फुल्ली पेड सिक्योरिटीज हैं तभी उसको हम बाय बैक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, या कंडीशन का है बल्कि। तो 16th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे 6 महीने नहीं होता है, 1 साल के अंदर हमें बाय बैक करना होता है, तो 16th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट एरियर्स ऑफ अनपेड डिविडेंड्स ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कंटिन्यू टू एक्यूमुलेट, एक कंपनी है जिसके पास पर्याप्त प्रॉफिट अभी नहीं है, तो जो अनपेड डिविडेंड है वो इकट्ठा हो रहा है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के जो डिविडेंड है वो इकट्ठा होते जा रहा है और कंटिन्यू टू एक्यूमुलेट, आगे भी इसको इकट्ठा होता जा रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ आर दीज एरियर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड डिविडेंड्स रिफ्लेक्टेड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको बताना है कि जो इकट्ठा हो रहा है डिविडेंड ना, जिसको कंपनी को अभी देना होगा, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ दिखाएंगे। तो देखिए जो एरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये अभी किसी भी तरीके की लायबिलिटी नहीं है, किसी भी तरीके की लायबिलिटी नहीं है, नॉट अ लायबिलिटी, बल्कि मैं ये लिखूं कि अनटिल डिक्लेयर्ड। देखिए जब तक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर्ड नहीं करती तब तक ये लायबिलिटी नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या है कि ये भी एक कंटीजेंट लायबिलिटी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। देखिए जब भी डिविडेंड डिक्लेयर किया गया तब वो लायबिलिटी बनेगी, डिक्लेयर नहीं है जब तक, तब तक वो लायबिलिटी हमारी नहीं है, और ऐसे केस में हम सिर्फ फुटनोट में ही मेंशन करेंगे, तो ये भी क्या होगा, एज अ फुटनोट टू द बैलेंस शीट, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। तो 17th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
If paid up share capital is rupees 20 lakh, free reserves are rupees 4 lakh, then maximum amount permissible for buyback of shares will be। अभी हमने buyback of shares के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक कंपनी है जिसका शेयर कैपिटल 20 लाख रुपए है, उसके पास फ्री रिजर्व्स पड़े हैं 4 लाख के। आपको बताना है कि मैक्सिमम अमाउंट परमिसिबल फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होगा, यानी एक कंपनी मैक्सिमम कितने अमाउंट तक का बायबैक कर सकती है, परमिसिबल है। तो देखिए मैक्सिमम अमाउंट परमिसिबल फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स विल बी, यहाँ पे रूल्स क्या कहता है, रूल्स कहता है 25% ऑफ टोटल और 25% ऑफ इक्विटी, इन दोनों में से जो भी कम हो वो परमिसिबल होता है। टोटल का यहाँ मतलब क्या है, टोटल का मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेड अप प्लस फ्री रिजर्व, और इक्विटी का मतलब क्या है, सिर्फ पेड अप कैपिटल। तो एक एक करके देख लेते हैं। 25% ऑफ टोटल का मतलब क्या है, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व। पेड अप कैपिटल कितना है 20 लाख और फ्री रिजर्व्स कितना है 4 लाख, तो इसका मतलब क्या है 24 लाख, सॉरी 24 लाख होगा। 24 लाख का 25% कितना होगा, इसको हम 1/4 लिख सकते हैं, 4 6, यानी कितना हो जाएगा ये 6 लाख हो जाएगा, 6 लाख, ठीक है। और 25% ऑफ इक्विटी का मतलब क्या, सिर्फ पेड अप कैपिटल का। तो पेड अप कैपिटल कितना है 20 लाख है, 20 लाख का 25% मतलब 1/4 कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5 लाख। अब कह रहा है दोनों में से जो लोअर, 6 लाख और 5 लाख में से लोअर कौन सा है, 5 लाख। तो यही आपका मैक्सिमम अमाउंट परमिसिबल फॉर बायबैक ऑफ शेयर यही होगा। आपको दोनों जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना होगा, दोनों कंडीशन चेक करना होगा कि कितना मैक्सिमम अमाउंट परमिसिबल है फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। आपको क्या देखना है 25% ऑफ टोटल, टोटल का मतलब क्या है पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, और 25% ऑफ इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या है सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल देखना है आपको, फ्री रिजर्व्स को इसको इंक्लूड नहीं करना है। दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो कम वैल्यू होगी, लोअर जो होगी लिमिट, वही आपका मैक्सिमम अमाउंट परमिसिबल होगा फॉर बाई बैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया ₹5 लाख, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 18th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब बढ़ते हैं आगे। At present, a company can issue preference shares except for such infrastructure project as may be specified under the Companies Act 2013, which is। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंपनी है आज के समय में वो प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहती है या इशू कर सकती है। आपको बताना है कि जो कंडीशन है उनमें से कौन सा सही है। प्रेफरेंस शेयर इरेडीमेबल, redeemable after expiring of 25 years from the date of issue, redeemable after expiry of 20 years from the date of issue, redeemable before expiry of 20 years from the date of issue। तो देखिए जनरल रूल जो है प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड वो दिया गया है एज पर सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। उसमें जनरल रूल ये दिया गया है कि अ कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा कि एक कंपनी कभी भी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को इशू कर ही नहीं सकती। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का क्या मतलब है कि जिसका प्रिंसिपल अमाउंट हमें कहीं वापस ही नहीं करना है, ऐसा नहीं कर सकते आप, आपको रिडेम्पशन करना ही पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी रिडीम्ड, ये चीज ध्यान रखना। और ये रिडीमेबल होता है विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल के मैक्सिमम पीरियड है इसमें, यानी 20 साल के पहले ही आपको प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करना ही पड़ेगा। तो आफ्टर, यहाँ पे लिखा है 25 ईयर्स, गलत है। लिखा है आफ्टर 20 ईयर्स, ये भी गलत है। बिफोर एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर्स, ये बिल्कुल सही है कि 20 साल के पहले आपको करना है। एक चीज ध्यान रखना कि एक्सेप्शन इसमें ये दिया गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं
उनके लिए जो ये रिडेम्पशन का टाइम पीरियड है वो बियॉन्ड 20 ईयर्स हो सकता है, 20 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आपसे पूछ सकता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसके लिए प्रेफरेंस शेयर का जो रिडेम्पशन है वो कब हो सकता है। तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है इस केस में सही हो जाएगा कि रिडीमेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर्स, ठीक है, या बियॉन्ड रिडेम्पशन बियॉन्ड 20 ईयर्स हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जनरल केसेस में बात कर रहा है तो 20 साल के पहले हमें रिडेम्पशन करना होगा। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवन लिमिटेड प्रपोज्ड टू इशू 1 लाख इक्विटी शेयर्स of rupees 100 each at a premium of 60%. How much is the minimum amount of application money to be collected per share are as per the Companies Act 2013? देखिए कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 39 में ये कहा गया है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी टू बी कलेक्टेड इज 5% ऑफ द फेस वैल्यू ओनली। फेस वैल्यू का 5% हमें मिनिमम अमाउंट जो है एप्लीकेशन मनी पे कलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है 100 रुपये। 100 रुपये का अगर 5% करेंगे तो कितना आ जाएगा ₹5। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 20th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये नियम आपको याद रखना होगा, सेक्शन भी याद रखना। अगर आप इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था अकाउंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट PYQs। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट या सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।